एपिसोड 151 टू 170। जब ग्रे एलन ने क्लांस शहर छोड़ा तो वह एक विशाल जंगल से होकर चलता हुआ दिखाई दिया। एल्बर्ट के साथ उसके सभी अधीनस्थ वहां पहुंचे। एक आदमी जिसके आने की उन्हें उम्मीद नहीं थी वह भी उनके पास आ पहुंचा। कुछ नया? उसने उसके पास से गुजरते हुए हल्की सी जम्हाई लेते हुए पूछा। वह उनके छोटे भाई थे जो एक समय में ग्रे के साथ अपने समय के उत्तराधिकारियों में से एक थे। जब सबने उसे आते देखा तो उसके साथ आदरपूर्वक व्यवहार किया। इस आदमी ने सिर हिलाया। ये सही है बड़े भाई। भतीजी ने एक डिवीजन को संगठित करने में कबीले की मदद का अनुरोध किया। ओह, उसकी क्या योजना है? उसने कहा कि उसे उस संगठन का मुख्यालय मिल गया है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, और इसलिए वह उस स्थान पर छापा मारने के लिए तत्काल सहायता का अनुरोध कर रही है। ये वही स्थान है जिसकी हम जांच कर रहे थे। मैं पुष्टि कर सकता हूं कि उसके पास जो जानकारी है वह सत्य है। ग्रे एलन की आंखें चमक उठीं। जैसे ही उसने ये सुना वह मुस्कुराया। मैथ्यू डिट्रिच, तुम मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा सक्षम हो, उसने सोचा और अपने भाई की ओर सिर हिलाया। ठीक है, तीसरा डिवीजन साफ है। एल्बर्ट, उन्हें वहां पर कमान दो, लेकिन जब तक वे खतरे में न हो तब तक वहां मत आना, उसने जवाब दिया, और एल्बर्ट ने सिर हिलाया। आपका मतलब है कि वह युवक उस मुख्यालय को खोजने के लिए जिम्मेदार था? उन्होंने पूछा, और ग्रे ने सिर हिला दिया। मुझे तुम्हारा स्मार्ट होना पसंद है, ये तुम्हें और मूल्यवान बनाता है। यही बात उसके लिए भी लागू होती है, वह बस तुमसे अलग स्तर का है। तुम समझ रहे हो? उसने उसे घूरते हुए पूछा, और एल्बर्ट को लगा कि उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। भगवान कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, यदि आवश्यक हो तो मुझे अपनी जान देकर भी उनकी रक्षा करनी होगी। उसने सोचा, भौहें सिकुड़ी और सिर हिला दिया। मैं समझ गया सर। इसके बाद वह अपने आसपास के सभी लोगों को अपने साथ ले गया। ग्रे ने इसके बाद मुस्कुराते हुए कहा, लगता है इस बार मेरी यात्रा सौभाग्यपूर्ण रही। और सोचिए कि मैं उस कमीने के बारे में पता लगा लूंगा जो इतने दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। उसने सोचा और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। दिन शांतिपूर्ण नहीं रहेंगे, उसने सोचा। हालांकि तभी उसने देखा कि उसका भाई अभी भी वहीं था और उसने मुस्कुराना बंद कर दिया। तुम क्यों नहीं चले गए? राज्य की सीमा पर मानव साम्राज्य के साथ मध्यम स्तर का युद्ध छिड़ गया है। मुझे लगता है कि मनुष्य हमारी उपलब्ध शक्ति का परीक्षण करने और हमारे धैर्य को फिर से समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, उनके पास क्या ताकत है? कोई महान जादूगर, कोई उच्च स्तरीय दिव्य शूरवीर, या कोई नायक? नहीं, तुम्हें लगता है कि उन लोगों को ले जाना आसान है? उसके भाई ने थोड़ा व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए पूछा। वे बस हमारा परीक्षण कर रहे हैं। विभिन्न स्तरों के पवित्र शूरवीर हैं, और एक निम्न स्तर का दिव्य शूरवीर और एक छोटा नया नायक उनका नेतृत्व कर रहे हैं। ये शक्तिशाली नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? ग्रे एलन ने यह सुनकर गहरी सांस ली और उनकी रुचि खत्म हो गई। राज्य को इसे संभालने दो। हमारे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम हैं, उसने जवाब दिया और अपनी जगह से गायब हो गया। उसका भाई भी उसके पीछे पीछे चला गया। इतनी जल्दी ये जगह फिर से सुनसान हो गई। सार्थक जल्दी से समूह से अलग होकर भाग गया और उनसे कहा कि वह शीघ्र ही राज्य में उनसे मिल लेगा। मुझे आश्चर्य है कि इस बार हमारी मदद करने वाले वे शक्तिशाली लोग कौन थे। मैंने सुना है कि नीचे वाला आदमी द रूइन था, जो वर्तमान दुनिया का प्रसिद्ध राजा जनरल था। वह अभी भी जीवित है। कबीले के शहर के पास सरकारी चौकियों से परिवहन का साधन प्राप्त करने के बाद वह उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां एलिस उसका इंतजार कर रही थी। इस बार उसने उससे और एलन कबीले द्वारा नियुक्त बलों से मिलने की योजना बनाई ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वे इस संगठन के मुख्यालय को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस बार उसे इसमें अधिक रुचि थी क्योंकि उसने इसके बारे में अभी अभी पता लगाया था। यात्रा के दौरान वे उन दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहे और कई दिलचस्प बातें सीखीं। जिस विशेष दूत का वे यहाँ उल्लेख कर रहे हैं वह बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। जाहिर है, एक और भी है, आधिकारिक भर्तीकर्ता जो इस मुख्यालय के सभी मामलों का प्रभारी है। इसके अनुसार उसकी शक्ति बहुत अधिक नहीं है और वह थोड़ा रहस्यमय है। हालांकि वे कहते हैं कि वह थोड़ा युवा दिखता है। सांस, वहाँ भी बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो कहीं नहीं ले जाती, शायद किसी का ध्यान भटकाने के लिए, जिसे पता चल जाए। उसने सोचा और पढ़ना बंद कर दिया। वह बस देखता रहा जब तक कि कुछ घंटों बाद वह उस जगह पर नहीं पहुंच गया। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन रात का अंधेरा अभी भी इस दुनिया को सजाए हुए था। वह पास के एक शहर में उतर गया और फिर एलिस से मिलने के लिए दौड़ा। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात उससे हुई जिसने उसे पहले ही अपने स्थान के बारे में बता दिया था। अभी सार्थक ने फैंसी कपड़े पहने हुए थे। उसने अपनी जनरल की वर्दी उतार दी थी। सार्थक, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। क्या तुम्हें सब कुछ मिल गया है? उसने उसका अभिवादन करने के बाद पूछा और उसने सिर हिला दिया।
इस बार मेरे पिता ने मेरी मदद करने का फैसला किया और मेरे साथ कई शक्तिशाली लोगों को भेजा। परिवार का तीसरा विभाग। हमने आपके बताए गए भाग पर कुछ शोध किया और यह सच है। हम वहाँ कई लोगों को खोजने में सफल रहे। कुछ थोड़े मजबूत हैं और दूसरे उतने नहीं, लेकिन वे सभी एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। फिर भी अंदर जाना थोड़ा जटिल है। प्रवेश के लिए एक अजीब टोकन की आवश्यकता होती है जो हमारे पास नहीं है। सार्थक ने हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चिंता मत करो, मेरे पास वहां जाने के लिए आवश्यक टोकन है। योजना बहुत सरल है। थर्ड डिवीजन के सदस्य कहाँ हैं? उन्होंने पूछा, योजना को एक बार और सभी को समझाने के लिए तैयार। उसे इस समय हमला करना था जब क्लान सिटी में सब कुछ खत्म हो चुका था। अगर वे सूचना मिलने से पहले पहुंच जाते तो वे इसे सफल मान सकते थे। एलिस ने यह देखा और यद्यपि वह नहीं जानती थी कि कुलों के शहर में क्या हुआ था, फिर भी वह उसे तुरंत वहां ले गई। यहाँ बड़ी संख्या में लोग थे। कुल 50 लोग थे। उनमें से कई शक्तिशाली थे और सबसे शक्तिशाली लोगों में 30,000 से अधिक शक्ति वाले लोग थे। हे भगवान, इतना शक्तिशाली, इतने सारे लोगों के पास 30,000 से अधिक शक्ति। सार्थक को एहसास हुआ कि वह वैम्पायर कबीले, विशेष रूप से एलन कबीले को बहुत कम आंक रहा था। उसने सभी को सिर हिलाकर सहमति जताई। सज्जनों, योजना सरल है। हम अराजकता पैदा करने और उन सभी को अचंभित करने के लिए सीधे हमला करने जा रहे हैं। हमला तुरंत शुरू होगा। विचार यह है कि कल सुबह होने से पहले हम इस जगह को नष्ट कर सकते हैं। उसके मुंह से एक सरल और आसानी से लागू होने वाली योजना निकली। यद्यपि इससे उन्हें आश्चर्य हुआ, फिर भी उन्होंने दृढ़ता से सिर हिलाया और छापा शुरू हुआ। जिस मुख्यालय के बारे में वे बात कर रहे थे वह एक पहाड़ी संरचना थी जिसमें कई सुरक्षा शिलालेख और अजीब दरवाजे थे। पहाड़ की चट्टान पर की गई नक्काशी अविश्वसनीय थी। अगर कोई इसे देखता तो उसे ऐसा लगता कि यह हाथ से और बहुत ही बारीकी से बनाया गया एक छोटा सा महल है। एक नज़र में आप इस जगह की रक्षा करने वाले कई शिलालेख देख सकते हैं, हालांकि कुछ छिपे हुए थे। अलार्म के लिए जादुई शिलालेख थे, अन्य हमले और बचाव के लिए थे। 3 लोग भी आसपास ही थे। हालांकि वे नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन सार्थक के समूह ने उन्हें जल्दी से ढूंढ लिया और उन्हें तुरंत मार गिराया। सार्थक विभिन्न शिलालेखों के पास रुका और अपने पीछे खड़े लोगों को देखकर सिर हिलाया। मेरा टोकन कुछ सेकंड के लिए शिलालेखों को निष्क्रिय कर देगा और सभी दरवाजे खोल देगा, लेकिन अंदर संभवतः शक्तिशाली लोग हैं और हम लड़ाई में पड़ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। हम सभी को एक ही समय में प्रवेश करना चाहिए ताकि शिलालेख हमें न पहचान सकें और अंदर मौजूद लोगों को सचेत न कर सकें। उसके शब्दों पर उसके पीछे खड़े सभी लोगों ने सिर हिलाया। सार्थक ने फिर टोकन निकाला और फिलिप और उसके शोध से जो कुछ सीखा था उसके अनुसार उसे सक्रिय कर दिया। तुरंत ही आसपास के सभी शिलालेख निष्क्रिय हो गए और विशाल दरवाजे एक साथ खुल गए। ठीक उसी क्षण कई दर्जन शक्तियां चमक उठीं और दरवाजों के पीछे गायब हो गईं, जो एक सेकंड बाद बंद हो गए। शिलालेख अपने मूल स्थान पर वापस आ गए। बाहर कोई भी नहीं बचा था। सार्थक और एलिस सबके साथ अंदर गए, लेकिन जैसे ही वे अंदर आए, कई लोग उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। हम घुसपैठिए हैं, उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, लेकिन इससे पहले कि वह पीछे मुड़कर चेतावनी दे पाता, उनमें से कई शक्तिशाली घुसपैठिए उन पर झपट पड़े और एक क्षण में उनके सिर काट डाले। यह एक साफ और सहज हमला था। अगली चीज जो आपने देखी वह थी उस व्यक्ति की गर्दन से खून की धार फूट पड़ी और उसका शरीर पीछे की ओर गिर गया। युवा सर, मिस, कृपया सावधान रहें, उन्होंने कहा और सार्थक ने सिर हिलाया। वह सीधे सामने देख रहा था। उसके सामने कुछ सुरंगें थीं, लेकिन वे बहुत लंबी नहीं थीं। दूसरी तरफ वह कुछ इमारतें देख सकता था, इसलिए वह एक बार फिर एक खोखले पहाड़ के अंदर था, जैसा कि उसने ड्रैगन गुफा में पाया था। एलिस ने भी ये देखा, इसलिए वह उसके पास चली गई। सार्थक, क्या यह उस पहाड़ जैसा नहीं दिखता? सार्थक ने उसके सवाल पर सिर हिलाया। ये वही बात है। क्लैन सिटी में हमें जो पता चला उसके अनुसार ये लोग डेवोआरस के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए चलो जल्दी से यह काम पूरा करते हैं। चलो जल्दी से उन इमारतों पर हमला करते हैं और मुख्य हवेली में मिलते हैं। एलिस, मेरे साथ मुख्य हवेली में आओ। कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें अपने साथ ले जाना है और उन्हें लाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, सार्थक ने कहा। वे सभी सिर हिलाकर सहमत हो गए और जल्दी ही सुरंगों में तेजी से प्रवेश कर गए, जब तक कि वे दूसरी तरफ नहीं आ गए। संगठन के कपड़े पहने लोग यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन सार्थक का समूह तेज गति से भाग रहा था और जगह के अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए इधर उधर कूद रहा था ताकि किसी की नज़र न पड़े। यहाँ की सभी इमारतें बीच में स्थित हवेली से जुड़ी हुई थीं। यह एक विशाल मध्यकालीन शैली की हवेली थी। जैसे ही वे सुरंगों को पार कर गए, वे उन विभिन्न इमारतों की ओर भागे जिनमें लोग थे और एक तरफ से दूसरी तरफ लड़ाई और हत्याएं शुरू हो गईं। भागने से बचने के लिए 4 लोग दरवाजे पर ही रुके रहे, लेकिन बाकी लोग बलपूर्वक अंदर आ गए। सार्थक और एलिस मुख्य हवेली की ओर भागे। सार्थक, हम क्या ढूंढने जा रहे हैं? लाशें,
मैं उनकी गंध महसूस कर सकता हूँ। लाशें। हाँ, ये सही है, क्लान सिटी में मुझे एक तहखाने में लाशों का एक समूह मिला। मैं उन्हें अपने पास नहीं ला सका, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ उनकी संख्या दोगुनी है और उनमें से कई निष्क्रिय लग रही हैं। चूंकि हम इस जगह को नष्ट करने जा रहे हैं, इसलिए हमें उन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए। उसने जवाब दिया और मुस्कुराया। अरे, अगर मैं इन लोगों को नष्ट करने से कुछ नहीं सीखता, जो इतने लंबे समय से मुझे परेशान कर रहे हैं, तो मैं एक बेवकूफ़ बन जाऊंगा। उसने सोचा, लेकिन तभी दोनों अचानक रुक गए क्योंकि जगह जगह विभिन्न विस्फोट हुए। इसके तुरंत बाद चीख पुकार मच गई। हम पर हमला हो रहा है। बहुत से घुसपैठिए हैं, अलार्म बजाओ, रिक्रूटर को बुलाओ, सभी बाहर निकलो। एक तरफ से दूसरी तरफ तरह तरह की चीखें आईं, लेकिन सार्थक को रोकने वाली चीख वह नहीं थी, बल्कि हवेली से आती हुई चीख थी। ये कमीने शक्तिशाली हैं, लाशों को सक्रिय करो। दूतों, घुसपैठियों को नष्ट करो। लाशों को सक्रिय करें। जल्द ही चारों ओर मन और जादू की हलचल फैल गई और धरती कांपने लगी। तभी पूरे मैदान से विभिन्न हाथ निकले, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां एलन कबीले के सदस्य हमला कर रहे थे। भयावह और रहस्यमय तरीके से बड़ी संख्या में लाशें चारों ओर बिखर गईं और एलन कबीले पर हमला करने लगीं। उसी समय वहां मौजूद घरों से बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल आए। वे बहुत शक्तिशाली थे और उनकी संख्या 200 से अधिक थी। कमजोरों की शक्ति 5000 थी और कई की शक्ति 10,000 से भी अधिक थी। इतने बड़े समूह का सामना करते हुए एलन कबीले के सदस्यों ने नाक से कुड़ी। कष्टप्रद कमीनों, क्या तुमने सोचा था कि एलन कबीले के लोग खड़े होकर तुम्हें हमारे क्षेत्र में खेलते देखेंगे? चूंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो, तो एलन कबीले के लिए अपने नुकीले दांत फिर से दिखाने का समय आ गया है। वे चिल्लाए। युवा महोदय, युवा मिस, आगे बढ़ो। इन छोटे बदमाशों को हम एक पल में मिटा देंगे और इस दुनिया के मैल को मिटा देंगे। इसके बाद उन्होंने उन पर जोरदार हमला किया, क्योंकि उन्हें ये पता चलने पर सदमा लगा कि वे एलन कबीले के सदस्य हैं। एक पिशाच कबीले ने हमारे ठिकाने का पता लगा लिया है। संगठन के सदस्य डरकर चिल्लाने लगे और इससे पहले कि उनकी लाशें कुछ कर पाती, अधिकांश लोगों के सिर धड़ से अलग हो गए। यह एलन कबीले के तीसरे डिवीजन द्वारा प्रायोजित एक बड़े पैमाने पर हमला था। बाहरी तौर पर इस डिवीजन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, एलन कबीले का दानव हत्यारा डिवीजन। ये देखकर सार्थक भी दंग रह गया। निश्चित रूप से वे इतने शक्तिशाली हैं कि वे डरावने हैं, उसने सोचा, लेकिन वह जल्दी से एलिस की तरफ भागा और वे जल्द ही हवेली में प्रवेश कर गए। फिर भी एलिस तुरंत सार्थक के सामने कूद पड़ी और एक क्षण में अपनी तलवार खींच ली। तारांकन क्लैंकक, टक्कर से वह थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन उसी समय दूसरी ओर से एक खूबसूरत महिला बलपूर्वक पीछे हट गई। एलिस उसे देखकर दंग रह गई। एम्मा वॉटसन डेविस, उसने आश्चर्य से यह नाम बोला, लेकिन फिर उसकी नज़र पीछे की ओर घूम गई और जो उसने देखा उससे वह और भी अधिक स्तब्ध हो गई। मारिया बेकर, वे दोनों भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। एलिस एलेन, दोनों ने एक साथ कहा, विशेषकर एम्मा, जो थोड़ा पीछे हट गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वे कपड़े, क्या तुमने वैम्पायर वर्ल्ड को धोखा दिया है? एलिस गुस्से से गुर्राई जब उसने महसूस किया कि वे इस संगठन के कपड़े पहने हुए थे। वे एलिस के सहपाठी थे। हालांकि वे अक्सर बात नहीं करते, लेकिन जब वे अकादमी में होते हैं तो वे उसका सम्मान करते हैं। मारिया बेकर इतना नहीं, क्योंकि वह भी एक पिशाच कबीले से संबंधित है और उससे ईर्ष्या करती है, लेकिन उसके साथ उलझने की हिम्मत भी नहीं करती। ये जानकर एलिस क्रोधित हो गई। एम्मा को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि वह एलिस के कुछ हद तक करीब थी, हालांकि वह उसके साथ कभी ईमानदार नहीं थी। लेकिन मारिया ने केवल उपहास किया। हे, वैम्पायर वर्ल्ड को धोखा देना, हमने तो बस दूसरा रास्ता अपना लिया है। एलिस एलन, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा परिवार सब कुछ जानता है, और ऐसा मत सोचो कि तुम दुनिया के बारे में सब कुछ जानती हो। उसने जवाब दिया और एलिस ने उसे घूर कर देखा। एक ऐसा संगठन जो दुश्मनों पर डोरे डालने और उनका इस्तेमाल अपने ही लोगों की हत्या करने के लिए करने की हिम्मत रखता है, वह पिशाच जगत के लिए गद्दार नहीं तो और क्या है? उसने गुस्से से पूछा। उसके सामने खड़े दोनों ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपनी शक्तियां प्रकट की और हथियार निकाल लिए। एलिस एलन, चूंकि तुम यहाँ हो, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अकादमी में हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ तुम सिर्फ कुएं के तल पर पड़े एक मेढक की तरह हो जो ये सोचने की कोशिश कर रहे हो कि तुम बुद्धिमान हो। इसलिए तुम्हारे बगल में पड़े उस कचरे के साथ तुम्हारे लिए नरक में जाने का समय आ गया है। उनके शरीर से निकलती शक्ति ने सार्थक को उदास कर दिया। वे मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, उसने भौहें सिकुड़ते हुए सोचा। विशेषकर मारिया नाम की महिला, उसके शरीर का एहसास थोड़ा भयावह था। फिर भी एलिस ने इस अजीब आभा को दूर करने के लिए अपनी तलवार घुमाई। सार्थक, हवेली में कितने लोग बचे हैं? उसने दोनों महिलाओं की ओर देखते हुए पूछा। सार्थक ने उसकी ओर देखा, केवल एक।
जिसने अभी कुछ देर पहले बात की थी, वह बाहर लड़ाई कर रहा है और वह मौजूद सबसे ताकतवर आदमी है। फिलिप बेकर से मैंने सुना है कि उसके पास 20,000 शक्ति है। एलिस ने सिर हिलाया। अंदर जो बचा है वह कितना मजबूत है? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा कि वह कहाँ है। इससे एलिस के माथे पर बल पड़ गए। बड़े लोगों को अपने साथ ले जाओ, मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगी। उसने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, मैं ये काम अकेले ही कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं यहाँ से भागने के कई रास्ते देख सकता हूँ, इसलिए चिंता मत करो। शांत रहो, मैं नीचे जाकर देखूंगा, सार्थक ने जवाब दिया और अंदर चला गया जबकि एलिस उसे देख रही थी। कभी कभी वह बिना कुछ कहे ही काम कर देता है क्योंकि उसके पास कई योजनाएं होती हैं। इस बार भी ऐसा ही है, उसने सोचा और अपनी दोनों सहपाठियों को घूर कर देखा। उत्तराधिकारी के रूप में मुझे वैम्पायर वर्ल्ड और इसकी समृद्धि पर नज़र रखनी चाहिए। यही कारण है कि जब मेरे अपने सहपाठी इसे धोखा देते हैं तो मैं आंखें मूंद नहीं सकती। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों हो और तुमने वैम्पायर वर्ल्ड को धोखा क्यों दिया, लेकिन मेरा दायित्व है कि मैं उन्हें रोकूं। एलिस के साहसिक शब्दों पर मारिया हंस पड़ी। हा 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 हा, हमें रोको। एलिस एलन, क्या तुम भूल गई कि तुम हाल ही में हॉल की लड़ाई में मुझसे हार गई थी? मारिया ने अहंकार से पूछा। हाँ, मैं तुमसे हार गई, लेकिन ये हॉल की लड़ाई थी, असली लड़ाई नहीं, मारिया बेकर। एलिस ने ठंडे स्वर में कहा। आश्चर्यजनक गति से वह गायब हो गई और मारिया के पीछे आ गई तथा बगल से तलवार से उस पर वार कर दिया। टक्कर के कारण वह कमरे में उछलकर दूर जा गिरी और जब वह आसपास की दीवारों से टकराई तो विस्फोट हो गया। असली लड़ाई में मैं बस आपकी असली क्षमता देखना चाहती हूँ ताकि आपको याद दिला सकूं कि मैं एक उत्तराधिकारी हूँ। एलिस के घातक ठंडे शब्दों ने मारिया और एम्मा को चौंका दिया, लेकिन उनकी शक्ति ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। मारिया शीघ्र ही दुखी होकर उठ खड़ी हुई और उसे घूरने लगी। उसके चेहरे पर एक भयावह और दुष्ट मुस्कान उभरी। हाँ हाँ, अच्छा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम एक बदमाश क्यों हो जो हमें अपनी उत्तराधिकारिणी की निशानी सौंप दे। उसने गुस्से से जवाब दिया। कुछ ही समय में वहां युद्ध छिड़ जाएगा। डॉट डॉट डॉट। सार्थक इस विशाल मध्ययुगीन शैली की हवेली से होते हुए तहखाने तक गया। उसे ऐसा लगा जैसे यहाँ लाशें पड़ी हैं। इतनी बड़ी हवेली और इसका उपयोग केवल लाशों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। ऐसा लगता है कि वे इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इस हवेली के अलग अलग कमरों का अलग अलग उद्देश्य था और उनमें अलग अलग चीजें थीं। कुछ में डेस्क थे जबकि अन्य में जिम और अन्य अजीब और विविध चीजें थीं। लेकिन उन सब में एक बात समान थी और वह थी चारों ओर फैली मौत की आभा। यद्यपि वहां कोई लाश नहीं थी, फिर भी सार्थक उस आभा को महसूस कर सकता था, इसलिए उसे यकीन था कि वे इन कमरों का इस्तेमाल करते थे। जब वह अंततः तहखाने में पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गया। यहाँ एक ओर से दूसरी ओर तक असंख्य लाशें बिखरी पड़ी थीं, कुछ को किसी अजीब तरल पदार्थ से भरी नलियों में ठूंस दिया गया था और कुछ फर्श पर पड़ी थीं। कोई भी सक्रिय नहीं था। यह आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान सुविधा जैसा दिखता है। यहाँ पहुंचने के बाद सार्थक ने सोचा और चारों ओर देखा। एक क्षण में वह 200 से अधिक लाशों को गिन सकता था। यदि वह बाहर की लाशों को गिनता तो संभवतः उनकी संख्या 400 से अधिक होती, जो कि ब्लडी हर्ट के लिए एक वरदान होती। तब सार्थक को एहसास हुआ कि ये लोग इसे क्यों चाहते थे। मैं समझता हूँ, यही कारण है कि वे खूनी जड़ी बूटी चाहते हैं। इतनी सारी लाशें उपलब्ध होने के कारण वे जितना असली खून बना सकते हैं उससे उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिर भी अब इस बात पर संदेह था कि उन्हें कौन नियंत्रित कर रहा था। दवा उन्हें धीरे धीरे और किसी का ध्यान न जाने देकर मार देती थी, लेकिन उन्हें नियंत्रित करने के लिए नेक्रोमेंसर जादू की आवश्यकता होती। सार्थक संदेह के साथ कमरे के केंद्र की ओर मुड़ा। वहां एक छोटा सा पत्थर का स्लैब थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। सबसे ऊपर एक अजीब सा भूरा मोती था जिसकी आभा एक पीले रंग की आभा से ढकी हुई थी जो अद्वितीय और तीव्र थी। जैसे ही सार्थक ने इसे देखा उसकी आंखें चमक उठीं। नेक्रोमेंसर का जादू, इसके अलावा ये बहुत उच्च स्तर का है, उसने सोचा और वहां भाग गया। यह एक महान खजाना था। पृथ्वी पर भी नेक्रोमेंसर के समान शक्तिशाली जादू रखने में सक्षम मोती को पाने के लिए उसे जीवन भर की कीमत चुकानी पड़ी। और जब उसने आखिरकार इसे पाया तो ये लगभग नष्ट हो चुका था, लेकिन यह एक उत्कृष्ट हालत में था। फिर भी इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, वह अचानक रुक गया और मोती के पीछे से एक आदमी प्रकट हुआ जो उसे घूर रहा था। मिस्टर बेकर, सार्थक बोला। वह आदमी उसकी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया, उस मोती के पास गया जो उसके बहुत करीब था और उसे अपने हाथ में ले लिया। मिस्टर बेकर ही वह नाम है जिससे मैं बाहर अकादमी में मैथ्यू डिट्रिच के नाम से जाना जाता हूँ। यहाँ आप मुझे रिक्रूटर कह सकते हैं। उनके घमंडी व्यवहार और लहजे में अहंकार लगभग स्पष्ट था। इसके अलावा उसके शरीर ने इस मोती के साथ एक अविश्वसनीय प्रतिध्वनि पैदा की। हे, तो आप असली रिक्रूटर हैं।
सार्थक ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया। उसी समय उसने देखा कि जैसे ही उसके सामने वाले व्यक्ति ने मोती को हिलाया, उसके चारों ओर की सभी लाशें उठ खड़ी हुईं। उद्धरण पल कंट्रोलर। इसके अलावा उसके साथ उसकी संगतता भी बहुत अच्छी है। उसने सोचा, क्या आप मेरी पहचान से आश्चर्यचकित नहीं हैं, मैथ्यू डिट्रिच? श्री बेकर ने पूछा, जिनका वास्तविक नाम गैब्रियल बेकर है। सार्थक ने उसके सवाल पर कंधे उचका दिए। मुझे आश्चर्य क्यों होगा? मुझे तो पहले से ही इसकी आशंका थी। तुम्हें लगता है कि तुम ही अकेले हो जो दूसरे की जांच कर रहे हो? गैब्रियल बेकर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें इसकी आशंका थी? तुम तो बहुत होशियार नहीं दिखते, तुम्हें इसकी आशंका कैसे हो सकती है? हाँ, क्या आपको लगता है कि कोई अक्षम व्यक्ति कबीले के शहर में आपके गुर्गों को नष्ट कर देगा? सार्थक ने पूछा और उसने कुछ टोकन और कागज की कई शीटें जमीन पर फेंक दीं। ये सुनकर गैब्रियल बेकर दंग रह गए और कुछ ही देर बाद उनकी भौहें तन गईं और उन्होंने उसे घूर कर देखा। उसके चेहरे पर खतरनाक भाव था। मैं समझ गया, कोई आश्चर्य नहीं कि वे अब हम पर हमला कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इतने कम समय में ही बड़ी चालें चल दी हैं। उसकी आवाज़ का लहजा थोड़ा कांप उठा और एक पल के लिए उसकी सांसें असमान रूप से चलने लगीं। फिर भी वह जल्द ही सामान्य हो गया और चेहरे पर खतरनाक भाव लिए घूमता रहा। मैथ्यू डिट्रिच, चूंकि तुमने मेरे वैम्पायरिक समृद्धि संगठन के साथ मुद्दा उठाने की हिम्मत की है, इसलिए तुम्हारे लिए इस दुनिया को छोड़ने का समय आ गया है। उसने गुर्राहट के साथ कहा और अपने हाथ में रखे मोती पर अपनी वैम्पायरिक ऊर्जा डाल दी। वह हल्का सा चमक उठा और एक आभा पूरे विशाल तहखाने में तेज गति से फैल गई, जिससे आसपास की लाशें दहाड़ने लगीं। ये दहाड़ कानों को बहरा कर देने वाली थी। उसी समय असंख्य लाशें सार्थक पर हिमस्खलन की तरह टूट पड़ीं जो उसे निगल जाना चाहती थीं। जादू या शायद पिशाच नेक्रोमेंसर की क्षमता। तो ये लाशें भी पिशाच होनी चाहिए, उनमें कितनी शक्ति है? सार्थक ने सोचा, लेकिन गैब्रियल बेकर ने जो कुछ किया था उससे वह स्तब्ध था। गैब्रियल बेकर ने मोती को अपनी छाती पर मारा, जो उनके कपड़ों पर लगे एक छोटे से आभूषण पर रह गया, जो विशेष रूप से इस प्रकार की स्थिति के लिए बनाया गया था। इससे उसकी जादू शक्ति में भी भारी वृद्धि हुई। यह एक शक्तिशाली जादू था जिसे सार्थक ने पहले देखा था। मानव जादू। वह सदमे में अपने मन में चिल्लाया, लेकिन उसे अपने ऊपर हमला कर रही कई लाशों से खुद को बचाना था। इन लाशों के प्रहार ने उसे बलपूर्वक पीछे की ओर धकेल दिया। इतनी शक्ति, बकवास। अब तक सार्थक ने अपने सामने आए अधिकांश लाशों को नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि आखिरकार वे सिर्फ मरे हुए ही थे। ज्यादातर मरे हुए लोगों में मरने के बाद भी कुछ शक्ति होती है, लेकिन वह शक्ति आमतौर पर ज्यादा नहीं होती। इसके अलावा इस बार वह समझ सकता था कि उन्हें मरे हुए क्यों बनाया गया था। ये वह अजीब मोती था जिसे बनाने में उसे कुछ हद तक अनजानी विधि का इस्तेमाल किया गया था। ये जादू जैसा लग रहा था और वास्तव में अगर वह इसके बारे में निष्पक्ष रूप से सोचता तो उसे यकीन हो जाता कि यह जादू ही है। लेकिन अगर वह इस दुनिया के तर्क का इस्तेमाल करता तो उसने अब तक जो देखा है उसके अनुसार पिशाच जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही कारण है कि वे अपने हमलों में विविधता लाने और दुश्मन को आश्चर्यचकित करने के लिए क्षमताओं या अपनी पिशाच शक्ति पर निर्भर रहते हैं। भले ही सार्थक को यह अजीब लगे, क्योंकि यह संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति जादू का अभ्यास न कर सके, लेकिन इस दुनिया में यही स्थिति है। तो शायद ये जादू नहीं है, बल्कि यह कोई अजीब क्षमता है। फिर भी अब तक जो कुछ उसने देखा था उसके आधार पर उसे यकीन था कि इस मोती में इतनी अधिक जादू टोना करने की शक्ति नहीं थी कि इसके नियंत्रण में मौजूद लाशें इतनी शक्तिशाली हो सकें। इसीलिए जैसे ही उसने झटका महसूस किया, उसने तुरंत सोचा कि इन मरे हुए पिशाचों ने शायद मरने के बाद लगभग कोई शक्ति नहीं खोई होगी। क्या ये ड्रग की वजह से हो सकता है? उस ड्रग में कुछ अजीबोगरीब बातें थीं और वह बिना किसी को पता चले ही मार देती थी। सार्थक ने सोचा, अगर ये दवा थी तो यह एक खजाना है जिसका एहसास इन बेवकूफ़ों को नहीं था। सार्थक जब सोच रहा था तभी उसने गैब्रियल बेकर को आश्चर्यजनक गति से उसकी ओर आते देखा, जिसके बाद उसे होश में आना पड़ा। सार्थक लाशों के ऊपर से कूद गया और उसे ज़मीन पर गिरते हुए देखा। मैं समझता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अगर एक पिशाच नेक्रोमेंसर को बढ़ने दिया जाए तो वह सबसे भयानक अस्तित्व हो सकता है। आखिरकार न केवल वह बड़ी संख्या में शक्तिशाली मरे हुए लोगों को नियंत्रित करता है, बल्कि उसके पास खुद इस्तेमाल करने के लिए पिशाच शक्ति भी है। कितना परेशानी भरा है, सार्थक ने सोचा। शायद यही कारण था कि पिशाच जादू नहीं सीख सकते थे, हालांकि उसे अभी भी लगता था कि हर किसी को ये सीखना चाहिए। कुछ ही देर बाद सार्थक जमीन पर गिर पड़ा और उन लाशों में से एक के ऊपर जा गिरा जो उस तक पहुंचने के लिए कूद रही थी। जैसे ही वह नीचे गिरा, उसके पैर उस लाश में गड़ गए और उसका सारा मांस उसके पैरों के नीचे बिखर गया। तभी सार्थक की आंखें चमक उठीं। मैं समझता हूँ, कमजोरी यह है कि उनके पास कोई बचाव नहीं है, सार्थक ने सोचा और मुस्कुराया। जब तक वह अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी को जानता रहेगा तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए उसने अपना हथियार निकाला और उसे हवा में कई लाशों की ओर फेंक दिया।
प्रयोग किए गए बल के कारण यह आसानी से उन्हें भेदने में सफल रहा, जिससे कई सिर तुरंत नष्ट हो गए। फिर भी लाशों की संख्या अभी भी बहुत बड़ी थी, और अभी भी गैब्रियल बेकर मौजूद थे जिन्होंने उन पर सामने से हमला किया। सार्थक ने भी इस हमले से अपना बचाव करते हुए जवाबी हमला किया। तारांकन बूम। जब वे टकराए तो एक तीव्र विस्फोट हुआ, जिसके परिणामस्वरूप गैब्रियल बेकर को पीछे धकेल दिया गया। वह स्तब्ध रह गया। हालांकि मैं हाल ही में प्रशिक्षण नहीं ले रहा हूं, मेरी असली शक्ति 5500 है। मोती के साथ ये 6000 से अधिक हो जाएगी, और मैंने एक अंगूठी भी पहन रखी है, इसलिए मेरी शक्ति 6500 से अधिक होनी चाहिए। मैं दूसरी अकादमी में एक नए छात्र से कैसे हार गया? उसने चौंक कर सोचा और उसकी ओर देखा। लड़के, तुम अपनी शक्ति छुपा रहे थे। तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। सार्थक मुस्कुराया लेकिन उसे जवाब नहीं दिया। वह तुरंत एक बार फिर आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ा और उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारा। गैब्रियल बेकर को इतनी तेजी से मुक्का मारने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह जोर से पीछे की ओर गिरा। उसने सार्थक की ओर अपना हाथ बढ़ाया और अपनी मुट्ठी भींच ली। उसी समय उसके बगल में खड़े मरे हुए लोग सार्थक पर झपटे, और उसकी गर्दन पर मोती के चारों ओर एक अजीब सी आभा फैल गई। इस आभा ने सभी मरे हुओं को घेर लिया। गर्जना। वे दहाड़े और बड़ी ताकत से सार्थक की ओर झपटे। बड़े हुए आंकड़े, ये सामूहिक जादू है। सार्थक ने तुरंत अपना बचाव किया, लेकिन इन मरे हुए लोगों के आंकड़ों में जो वृद्धि हुई वह आश्चर्यजनक थी। औजारों के माध्यम से आप जादू का उपयोग कर सकते हैं। मैं समझ गया, आपके पास एक बहुत अच्छा उपकरण है बेकर, सार्थक ने कहा, एक मरे हुए व्यक्ति के वार से बचने के लिए थोड़ा पीछे कूद गया। गैब्रियल बेकर मुस्कुराए, मैथ्यू डिट्रिच, आपके पास बहुत ज्ञान है। फिर भी इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन चूंकि आप अकेले आए हैं, इसलिए मैं आपको इस मोती की असली क्षमता दिखाऊंगा। उसने तुरंत अपने गले से मोती निकाला और उसके बारे में कुछ अजीब बातें कही, जिससे वह सक्रिय हो गया। इसके बाद मोती आकाश में तैरने लगा और विभिन्न रंगों की अजीब आभा देने लगा, लाल, पीला और भूरा। ये आभाएं नीचे के सभी लोगों को घेरती हुई शीघ्र ही सार्थक तक पहुंच गईं। बफ और देबफ। तस्क, यह मोती कष्टप्रद है और बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, उसने सोचा। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की गति काफ़ी धीमी हो गई है, लेकिन वह यह भी महसूस कर सकता था कि कोई अजीब सा जहर उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। इससे वह अचंभित हो गया, इसलिए वह पीछे की ओर कूद गया। इसी समय सभी मरे हुओं को विभिन्न उन्नयन प्राप्त हुए, विशेष रूप से उनकी सुरक्षा में, क्योंकि उनके शरीर में थोड़ा सा विकास हुआ। उनमें से एक ने सार्थक की ओर छलांग लगाई और उसे फिर से नीचे गिरा दिया। वह जोर से जमीन पर गिरा और कई लोगों ने उसका गला घोंटने के लिए उस स्थान पर हमला किया। फिर भी वे एक सुनसान जगह पर उतरे, क्योंकि सार्थक गायब हो गया था। चलो देखते हैं कि मैं ये चीज़ चुरा सकता हूं या नहीं, उसने सोचा। वह अपने सामने खड़े बेकर के लिए मोती गिराने का कोई रास्ता खोजना चाहता था। यही कारण था कि वह दृढ़ निश्चय के साथ हमला नहीं कर रहा था, इसलिए यह अपनी शक्ति प्रकट करने का एकदम सही समय था। और गैब्रियल बेकर उसे तुरंत अपने ऊपर प्रकट होते देखकर दंग रह गए। फिर भी जब सार्थक ने मोती को छुआ तो उसे एक तीव्र प्रतिकर्षण महसूस हुआ, जिसने उसे कई मीटर दूर धकेल दिया और उसे पुनः जमीन पर गिरा दिया। तुरंत ही मोती गैब्रियल बेकर के हाथ में आ गया और वह मुस्कुराया। ये खजाना चुरा रहे हो? मुझे लगता है तुम पागल हो, मैथ्यू डिट्रिच। अगर मैं इसे पाना चाहता हूं तो मुझे तुम्हें मारना होगा, सार्थक ने उसके ताना मारने वाले शब्दों पर जवाब दिया, और गैब्रियल ने कंधे उचका दिए। तुम इधर उधर क्यों नहीं देखते? चलो देखते हैं कि तुम मुझे मारने के लिए क्या करते हो, उसने जवाब दिया, और सार्थक ने भौहें सिकोड़ लीं। कमरे में उसके चारों ओर 100 से ज्यादा मरे हुए लोग थे। उनमें से कई उस पर हमला कर रहे थे, इसलिए उसे इस बात की चिंता थी। वह तुरंत पीछे कूद पड़ा। इतनी सारी संख्याएं परेशान करने वाली हैं, मुझे कुछ संख्याओं से छुटकारा पाना होगा, उसने हवा में खड़े होकर सोचा। लेकिन फिर उसने देखा कि गैब्रियल बेकर वापस हवा में कूद गया, जिससे मोती फिर से तैरने लगा। मैथ्यू डिट्रिच, आपसे लड़ना बोरिंग है, वह चिल्लाया। गैब्रियल की सारी पिशाच शक्ति उसके शरीर में भूरे लाल रंग के साथ चमक उठी जैसे ही उसकी मुट्ठी सार्थक के करीब आई। हे, तो फिर मैं तुम्हें कुछ मजा दूंगा, सार्थक ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया और हवा में ही उसे वापस मारा। बात बस इतनी सी है कि दो मुखों के टकराने से ठीक पहले सार्थक ने अपनी बनाई हुई दो क्षमताओं को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर की सारी पिशाच शक्ति उसकी बाह में घूम गई और वजन बढ़ना बेतुका था। गैब्रियल बेकर को लगा जैसे उसके हाथ पर कई टन वजन गिर गया हो और उसका पूरा शरीर उल्कापिंड की तरह जमीन पर गिर गया। अपनी हड्डियां टूटने के बाद दर्द की चीख भयावह थी। सार्थक को भी पीछे धकेला गया, लेकिन वह थोड़ा सा जमीन पर गिर गया, और जब उसने देखा कि सभी मरे हुए लोग अंततः पंक्ति में खड़े हो गए हैं तो वह मुस्कुराया। कुछ ही देर बाद उसका शरीर उनकी ओर बढ़ा और उनमें से एक के सिर में जा लगा। तारांकन बम।
उस मरे हुए व्यक्ति का सिर एक क्षण में नष्ट हो गया तथा मांस के साथ साथ अजीब सा मृत मस्तिष्क द्रव्य हर जगह उड़ने लगा। इसके बाद वहां खून का एक भी कण नहीं दिखा। एक ही समय में लगातार 50 से अधिक विभिन्न मरे हुए लोगों के सिर नष्ट कर दिए गए। वे सभी सार्थक की ओर भागने की कोशिश में एक पंक्ति में खड़े थे, इसलिए अपनी कमजोर रक्षा के कारण उन्हें प्रतिक्रिया करने के लिए एक सेकंड भी नहीं मिला। इसके बाद सार्थक दूसरी ओर कूद गया और उसने 5 मरे हुए लोगों पर शक्तिशाली हमला किया, जिससे उनके सिर तुरंत नष्ट हो गए। मैं और कुछ नष्ट नहीं कर सकता, बेहतर है कि मैं सिर पर ध्यान केंद्रित करूं। फिर भी जब उसने ऐसा सोचा तो उसे गैब्रियल बेकर के हमले से बचने के लिए अपना शरीर मोड़ना पड़ा, जो ठीक हो गया था और उस पर हमला कर रहा था। वह पीछे की दीवार से टकराया लेकिन तुरंत ही संभल गया और उस पर दोबारा हमला कर दिया। उसका दूसरा हमला तेज और सटीक था। वह आश्चर्यजनक गति से वापस लौटा, लेकिन जब उसे लगा कि वह सार्थक को मार देगा तो सार्थक उसके पीछे आ गया। मिस्टर बेकर, मुझे लगता है कि अब आपको कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए, सार्थक ने धीरे से कहा और उसने पीछे से उस पर जोरदार वार किया। ये वार उसे उस जगह पर मारना था जहां उसका दिल था, उसे तुरंत मार डालने के लिए तैयार। इसके अलावा उसने अपनी दोनों कलाओं का कुशलतापूर्वक उपयोग किया था, जिससे उसकी मुट्ठी का वजन नाटकीय रूप से बढ़ गया था। लेकिन आखिरी क्षण में एक छाया उसके पास से गुजरी जिसने गैब्रियल बेकर को अपने साथ ले लिया। सार्थक का मुक्का जमीन पर जोर से लगा, क्योंकि वह लक्ष्य पर नहीं लगा और वह भौचक्का रह गया। ये बहुत शक्तिशाली है, उसने सोचा, जब उसने देखा कि जब वह गैब्रियल बेकर को उठा रहा था तो एक व्यक्ति उसके बगल में प्रकट हुआ था। गैब्रियल बेकर पहले सार्थक की गति देखकर दंग रह गए थे, लेकिन उन्हें वह क्षण याद आ गया जब वे मिले थे और वे दंग रह गए। उस समय ऐसा लगता है कि उसने भी ऐसा किया था। क्या ये कोई कौशल है? फिर उसने ऊपर देखा कि उसे किसने बचाया था। ल्यूक वाइट, उसने धीरे से कहा और एक बार फिर खड़ा हो गया, उसका हाथ दुख रहा था। ल्यूक वाइट ने सिर हिलाकर कहा, मिस्टर रिक्रूटर, हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको चेतावनी देने आया था कि सिटी ऑफ क्लैंस के कई सहयोगी राज्य द्वारा ले लिए गए हैं और कई मारे गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ इतनी सारी शक्तियाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी और अब वे मुझे ढूंढ रहे हैं, उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। गैब्रियल ने सिर हिलाया, चलो जल्दी से इस कमीने की हत्या कर देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। चलो गुप्त मार्गों का उपयोग करते हैं, गैब्रियल बेकर ने जवाब दिया, लेकिन फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने देखा कि सार्थक वहां से गायब हो गया था जहां वह था और उसे नहीं ढूंढ पाया। देखो, वह चिल्लाया। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई और एक अजीब हल्की नीली रोशनी उसकी नज़रों से गुजरी, जिससे उसकी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। बेकर, बेहतर होगा कि तुम नरक से भागने का तरीका खोज लो और यह मत भूलना कि तुमने मुझे निशाना बनाकर गलती की थी, सार्थक ने धीरे से कहा। उसके बाद उसके खंजर ने गैब्रियल बेकर की गर्दन को एक तरफ से दूसरी तरफ से पार किया, जो एक अत्यंत घातक और बर्फीले आभा से घिरा हुआ था। अपने बर्फीले अभिशाप का उपयोग करने के तरीकों में से एक का उपयोग करते हुए इसे एक उपकरण के माध्यम से प्रयोग किया। गैब्रियल बेकर का सिर घूम गया और वह चकित और भयभीत भाव से ये सब देख रहा था। आखिरी चीज जो वह देख सकता था वह था उसका अपना शरीर और सार्थक, जो उदासीन था क्योंकि वह एक अजीब खंजर का इस्तेमाल कर रहा था जो बर्फीली शक्ति से घिरा हुआ था। फिर वह एक अनंत अंधकार में डूब गया जहां से बच निकलना असंभव था। गैब्रियल बेकर का शरीर आगे की ओर झुक गया और खून की एक बूंद भी नहीं निकली। बर्फ की यह हत्या हमेशा देखने लायक होती थी, क्योंकि वातावरण में केवल एक हल्की नीली आभा रह जाती थी जो वातावरण के साथ घुल मिल जाती थी और उसे एक अनोखा तथा रहस्यपूर्ण स्पर्श प्रदान करती थी। फिर भी सार्थक इस बार इस माहौल का आनंद नहीं ले सका। उसके शरीर पर सामने वाले आदमी ने जोरदार प्रहार किया। वह अपना बचाव भी नहीं कर सकता था। इस आदमी की शक्ति फिलिप बेकर जितनी या उससे भी अधिक थी। तुम कमीने, रिक्रूटर को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ल्यूक वाइट ने घृणा से चिल्लाते हुए सार्थक पर झपट्टा मारा। वह अभी तक जमीन पर ठीक से उतर भी नहीं पाया था और उसके सामने पहले से ही उसकी मुट्ठी में शक्ति भरी हुई थी। उसका मन इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए तेजी से विचारों के बीच भटक रहा था। फिर भी वह केवल यही सोच सकता था कि वह अपनी पिशाच शक्ति का वजन बढ़ा दे और फिर उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल करे, इसलिए उसने ठीक वैसा ही किया तथा प्रभाव का सामना करने के लिए अपनी भुजाओं को आगे की ओर झुका दिया। इतने शक्तिशाली व्यक्ति का प्रहार इतनी आसानी से नहीं रोका जा सकता था, लेकिन वह इतना ही कर सकता था। और जल्द ही उसे अपने शरीर पर एक जबरदस्त हमले का एहसास हुआ। ये पहली बार था जब उसने अपने शरीर में इतनी जबरदस्त शक्ति महसूस की। इस शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया और तुरंत ही उसके मुंह से खून निकलने लगा। तारांकन बूम। जहां सार्थक का शरीर टकराया वहां एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और इस शक्तिशाली हमले से अनेक मरे हुए लोग मारे गए। ल्यूक वाइट ने अपनी गति कम नहीं की और सार्थक पर हमला जारी रखा। सार्थक अपनी भुजाओं और शरीर में दर्द को सहते हुए मुश्किल से जमीन पर घुटनों के बल बैठ पा रहा था, जबकि उसके एक हाथ में खंजर मजबूती से पीछे की ओर पकड़ा हुआ था।
तभी ल्यूक वाइट पुनः उसके सामने प्रकट हुआ, उसकी मुट्ठी उस पर प्रहार करने के लिए तैयार थी। उसी समय सार्थक की आंखों का रंग कुछ क्षण के लिए बदल गया। उन्हें रोशन करने वाला सामान्य गहरा लाल रंग चांदी में बदल गया था, जिससे भयानक ठंडक फैल रही थी। इसके बाद सार्थक ने अपना खंजर तेज गति से ल्यूक की ओर घुमाया, हालांकि आधे रास्ते में ही वह रुक गया। सार्थक, युवा प्रभु। ठीक उसी समय दो आवाजें गूंजी और ल्यूक के पीछे एक शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने ल्यूक की पीठ पर वार किया, जिससे वह एक जबरदस्त विस्फोट के साथ कमरे में गिर गया। सार्थक की आंखें तुरंत अपने सामान्य गहरे लाल रंग में लौट आईं और उसका खंजर उसके हाथ से गायब हो गया। इसके बाद वह आगे की ओर गिर पड़ा और एलिस ने उसे संभाल लिया। सार्थक, क्या तुम ठीक हो? उसने अधीरता और हताशा से पूछा। तभी जहां ल्यूक गिरा था वहां एक और विस्फोट हुआ, और जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया था वह एक छोटा सा खाली कागज पकड़े हुए दिखाई दिया। एलिस उस ओर मुड़ी और उसे घूरने लगी। उसे लगा कि उसने उसे पहले भी देखा है, लेकिन उसे याद नहीं है। मेरे पिता के मातहतों में से कोई। मुझे लगता है कि वह शक्तिशाली था, वह मेरी जानकारी के बिना ही प्रकट हो गया। उसने चौंक कर सोचा और उसने उसकी ओर देखा। मुझे खेद है, मिस। मैं थोड़ा देर से आया हूँ। यंग लॉर्ड कैसे हैं? उसने पूछा। फिर उसने सार्थक की तरफ देखा और उसे खून थूकते देखकर उसकी चिंता बढ़ गई। सार्थक ने उसे आश्वस्त करने के लिए उसकी तरफ मुस्कुराया, हालांकि वह नहीं जानता था कि उसकी वर्तमान उपस्थिति मुस्कुराते हुए अच्छी नहीं लग रही थी। मैं ठीक हूँ, उसने कहा और वहां मौजूद आदमी की ओर देखा। खंडहर। उसके शब्दों से एलिस को आश्चर्य हुआ, जिसने उस आदमी को फिर से देखने के लिए तेजी से ऊपर देखा। राजा जनरल, खंडहर, उसने आश्चर्य से पूछा और एल्बर्ट मुस्कुराया। मैं बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। यहाँ, मुझे लगता है कि यह शोध के लिए काम आएगा। वह आदमी एक जादूगर का ताबीज इस्तेमाल करके चला गया। वे इसे मानव साम्राज्य में बेचते हैं, उसने कहा, और अपने हाथ में पहले से इस्तेमाल किया हुआ ताबीज उन्हें देने के बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। एलिस स्तब्ध थी, लेकिन किसी भी चीज़ से ज्यादा उसे सार्थक की चिंता थी, इसलिए उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया और वहां से भाग गई। जाने से पहले वह इस जगह के बीच में तैर रहे उस मोती को उठाना नहीं भूली और सार्थक ने जो कुछ बताया था उसे भी ले गई। ये तहखाना न केवल मरे हुए लोगों को रखने की जगह थी, बल्कि यह इस जगह का मुख्य कार्यालय भी था। इसलिए यहाँ मिली जानकारी अनमोल थी। हालांकि इससे पहले कि वे यहाँ से निकल पाते, हर जगह कई विस्फोट हुए, नीचे और ऊपर। एलिस ये देखकर दंग रह गई और उसे देखते ही कई लोग उसकी ओर दौड़ पड़े। मिस, वे खंजर वाले हथियार फट रहे हैं, पहाड़ शीघ्र ही ढहने वाला है, चलो यहाँ से भागें। एलिस ने तुरंत सिर हिलाया और वे वहाँ से भागने लगे। ये तथ्य कि एलिस सार्थक को उठा रही थी उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने सार्थक को किसी चीज़ से बचाते हुए खुद की ओर देखा तक नहीं था, और इसलिए भी क्योंकि वह उसे ऐसे उठा रही थी जैसे वह कोई राजकुमारी हो। वे सभी महत्वपूर्ण चीजें हथियाने के बाद खतरनाक गति से इस स्थान से चले गए। जैसे ही वे बाहर आए, उस स्थान के अंदर एक भयानक विस्फोट हुआ, जिससे पर्वत टुकड़े टुकड़े हो गया। इस विस्फोट से शिलालेख भी नहीं बचाए जा सके। जो भी लाशें अभी भी अंदर थीं, वे गायब हो गईं। उस स्थान पर, जहां कुछ देर पहले पहाड़ के ऊपर एक सुंदर मुख्यालय था और जमीन के नीचे एक बड़ा सा छेद था, अब केवल एक चीज बची थी। फिर भी सार्थक के समूह पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब वे अंततः बाहर निकले तो सार्थक ने खड़े होने का फैसला किया, क्योंकि उसने देखा कि एलिस भी घायल हो गई थी। उसे लगा कि उसकी हड्डियां उससे चिल्ला रही हैं कि ऐसा मत करो। उसे लगा कि उसके अंदरूनी अंग दर्द से चीख रहे हैं। फिर भी उन्होंने उस दर्द को सहन किया और ये देखने के लिए उठे कि क्या बचा है। भोर इस दुनिया में आ चुकी थी, लेकिन उसे दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। आसमान अभी भी अंधेरा था, तारे अभी भी वहां थे, और इस जगह पर विस्फोट आग से नहीं हुआ था, इसलिए ये जगह अभी भी पहले की तरह ही अंधकार में थी। फिर भी सार्थक इस दृश्य को अपनी आंखों से देखना चाहता था। अंततः वे कमीने जो उसे कई दिनों से परेशान कर रहे थे, मर गए। भविष्य में जो कोई भी मुझे मारने की कोशिश करेगा, उसका यही हश्र होगा। मुझे शांति के दिनों की परवाह नहीं है और मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे खुद का आनंद लेने और अपनी मर्जी के मुताबिक मजबूत बनने नहीं दोगे, तो हमारे सामने एक समस्या है जिसे तुम्हारे विनाश या मेरी मौत से हल किया जा सकता है। उसके मन में जो शब्द थे वे उसके वर्तमान और भविष्य के शत्रुओं को समर्पित थे। शायद वे उन्हें सुन न सकें, लेकिन निकट या दूर के भविष्य में वे उन्हें समझ सकते हैं। इसके बाद वह उदासीनता से मुड़ा और एलिस के बगल में अकादमी में वापस चला गया। उस घटना के बाद दिन तेजी से बीत गए। सार्थक के लिए ये दिन शांत और आरामदायक रहे हैं। वह उचित ढंग से प्रशिक्षण लेने में सक्षम हो गया और उसने देखा कि उसकी शक्ति अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ गई है, इसलिए वह अपने प्रशिक्षण में और अधिक प्रोत्साहित होने लगा। इसके अलावा इन शांतिपूर्ण दिनों के कारण वह अपने साथी के साथ कड़ी मेहनत कर सका और महान चीजें देख सका।
पहली बात तो यह है कि खूनी साथी होना ही वैम्पायर के लिए सबसे अच्छी बात है। बिना साथी के प्रशिक्षण और साथी के साथ प्रशिक्षण में अंतर स्पष्ट है। इससे पहले उच्च स्तरीय रक्त का उपयोग करके प्रत्येक शैक्षणिक प्रशिक्षण के दौरान उनकी शक्ति 30 से 50 तक बढ़ जाती थी। ये देखते हुए कि प्रत्येक शैक्षणिक प्रशिक्षण सत्र 1 से 2 घंटे तक चलता है, यह अवधि अविश्वसनीय थी और भी अधिक इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रामाणिक रक्त का उपयोग नहीं किया था। हालांकि इस बार उन्होंने उसी उच्च स्तर के रक्त का उपयोग करके मात्रा में 40 से 50% की वृद्धि देखी। अगर उन्होंने प्रामाणिक रक्त के साथ अभ्यास किया तो अंतर और भी अधिक ध्यान देने योग्य था। पहले प्रति शैक्षणिक प्रशिक्षण 30 और 50 की संख्या अब 100 से अधिक हो गई है। यदि वह अधिक कठोरता से और अकादमी के दिशा निर्देशों का पालन किए बिना प्रशिक्षण लेना चाहते थे तो संख्या में वृद्धि ही हो सकती थी, हालांकि चोटों में भी वृद्धि हुई। यह उनके लिए अविश्वसनीय था और यदि ये तथ्य न होता कि रक्त को उनके शरीर में ठीक से प्रवाहित करने के लिए उन्हें आराम की आवश्यकता होती तो वे अपनी प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए प्रतिदिन 20 घंटे प्रशिक्षण लेते। दुर्भाग्यवश वह ऐसा नहीं कर सका। फिर भी उन्होंने देखा कि हर बार प्रशिक्षण के दौरान उनकी शक्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। इसला भी लाभार्थी थी और उसने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि सार्थक के साथ प्रशिक्षण शुरू करने के बाद से उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। यद्यपि उसके अपने निष्कर्ष थे और उन निष्कर्षों के बीच वह एक बात के बारे में निश्चित थी, सार्थक का खून कोई साधारण खून नहीं है। यह न केवल असामान्य तरीके से अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है, बल्कि उसे इसे पीने की लत भी लग गई है। लेकिन जब से उसने इसे पीना शुरू किया है, उसकी सहनशक्ति और लचीलापन बढ़ गया है। उसके अंदर सब कुछ इतना बढ़ गया है कि उसे उससे थोड़ा डर भी लगता है। हालांकि हाल ही में वह अन्य चीज़ों से अधिक डरने लगी है, जैसे कि कुछ खूबसूरत महिलाएं सार्थक को बहुत अधिक देखती हैं, जिससे उसके अंदर कुछ सक्रिय हो जाता है और वह अपनी तलवार बाहर निकालना चाहती है। फिर भी ये केवल क्षणभंगुर छोटी भावनाएं हैं। वह अभी भी इस तथ्य से आश्चर्यचकित है कि उसकी ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई है, जिसके लिए वह सार्थक के प्रति आभारी महसूस करती है, क्योंकि उसे यकीन है कि यह सब उसके कारण है। दोनों के लिए ये प्रशिक्षण के खूबसूरत दिन रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी शक्ति उनके लक्ष्यों के और करीब पहुंच रही है। कल सार्थक को राज्य की राजधानी में बुलाया गया, जहां उसे राज्य की सभी शक्तियों के सामने खूनी पिशाच जनरल के रूप में अंतिम रूप से प्रतिष्ठित किया जाना था। उसने हाल ही में पूरे किए गए मिशन की पूरी रिपोर्ट लाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। वह यहाँ अकेले आए थे, लेकिन इसला और एलिस भी उनके अभिषेक के समय उपस्थित रहने के लिए राजधानी पहुंचे। महल में प्रवेश करने के बाद उसे राजा के सामने लाया गया और संपूर्ण मिशन रिपोर्ट सौंप दी गई। इसके अलावा उन्होंने उसे एलन कबीले की मदद से उस संगठन के मुख्यालय के विनाश के बारे में भी बताया। यह एक विस्तृत और संपूर्ण रिपोर्ट थी, जिसने एक विशेषज्ञ अन्वेषक, हत्यारे और महान रणनीतिकार के रूप में सार्थक की कुशलता को दर्शाया। राजा के साथ बैठक कई घंटों तक चली, जब रात हो गई और सार्थक अंततः मुक्त हो सका। कल अभिषेक होगा, वह अपने कमरे की ओर चलते हुए सोचने लगा। ऐसा करते हुए जब वह महल की बालकनी के पास से गुजरा तो उसने भौहें सिकुड़कर ऊपर देखा। वहां 30 साल की एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। शाम की ठंडी हवा उसके लंबे लाल बालों को छू रही थी। उसकी सुंदरता अविश्वसनीय थी और उसकी परिपक्व आभा उसे एक विशेष और अनोखा एहसास देती थी। वह ऐसी महिला थी जिससे कई लोग प्यार कर सकते थे। जैसे ही उसने सार्थक की नज़र महसूस की, वह मुड़ी और जैसे ही उसने सार्थक को देखा, उसकी भौहें तन गईं। मैथ्यू डिट्रिच, उसने धीरे से कहा, मिस एसेसिन, आप बहुत दिलचस्प हैं। शायद मुझे और बेहतर कहना चाहिए, प्रिंसेस रॉयल, सार्थक ने जवाब दिया। उसने उसे घूरकर देखा और फिर कंधे उचकाकर चलने लगी। क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे, जनरल ब्लडी वैम्पायर? चलो कुछ वाइन पीते हैं, उसने कहा और उसके पास से गुजरते हुए उसे एक अलग जगह पर आमंत्रित किया। सार्थक मुस्कुराया और उसके पीछे चला गया। मुझे शराब नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा खून या पानी चाहिए। ठीक है, तो फिर मेरे पीछे आओ। इसके बाद दोनों चतुराई से महल से होते हुए एक कमरे में प्रवेश कर गए। इसमें उसकी खुशबू है, इसलिए वह यहाँ सोती है। यह उतना सुंदर और स्ट्रैंड नहीं है जितना मैंने सोचा था, सार्थक ने सोचा। एलिस का कमरा काफ़ी स्त्रियोचित और सुरुचिपूर्ण था, जिसमें थोड़ी बहुत फिजूल खर्ची थी। इसला का कमरा भी बहुत स्त्रियोचित था, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से साफ सफाई थी। लेकिन ये कमरा थोड़ा अलग था। इसमें उन कमरों जैसा स्त्रियोचित स्पर्श नहीं था, यह ज्यादा परिपक्व लग रहा था। यह बहुत बड़ा था और इसे शान और बुद्धिमत्ता से सजाया गया था। लाल रंग प्रमुख था, जो सुनहरे सजावट के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाता था। छत से लटके हुए लैंप कमरे को मंद रोशनी से रोशन कर रहे थे, जिससे इसे थोड़ा रहस्य का एहसास हो रहा था। यद्यपि यह सुंदर लग रहा था, लेकिन कमरे के हर हिस्से में खुरदरापन का एहसास था, क्योंकि फर्नीचर, हालांकि उत्कृष्ट ओक की लकड़ी से बना था, बहुत सुंदर नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक राजकुमारी का कमरा इतना खुरदुरा होगा, जिसमें लालित्य के इतने कम स्पर्श होंगे।
सार्थक ने कहा, ये सुनकर आश्चर्यचकित होकर, और वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। यदि आप कठोरता में सुंदरता नहीं देख सकते तो आप जीवन की कठोर वास्तविकता की सुंदरता को भी नहीं समझ पाएंगे, उसने उत्तर दिया। उसकी प्रतिक्रिया से सार्थक चौंक गया। ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत अनुभव है, उसने सोचा। वह उसे बालकनी की ओर खुलने वाली खिड़की के पास बैठाकर उसकी मांग के अनुसार भोजन परोसा। असली खून मानो वह लकड़ी के थोड़े खुरदरे गिलास में शराब हो। उसने भी अपने लिए ऐसा ही किया और स्वादिष्ट खून पीते हुए उसकी ओर देखती रही। क्या तुम्हें ये पसंद है? उसने धीरे से पूछा। सार्थक ने सिर हिलाया, आश्चर्यजनक रूप से। ये प्रामाणिक रक्त स्वादिष्ट है। ऐसा लगता है कि मुझे दुकानों से और अधिक रक्त खरीदना होगा। वह उसके जवाब पर मुस्कुराई। ये खून बिक्री के लिए नहीं है, यह शाही खून है। ओह, यह शाही खून है, क्या आश्चर्य है। तो आप इस जगह पर यही लेते हैं? सार्थक को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने एक और घूंट लिया। फिर उसने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, जो खून तुम पी रहे हो वह मेरा खून है। जो मैं पी रहा हूं वह दूसरे दर्जे का खून है जो मैंने खरीदा है। सार्थक ने एक क्षण के लिए पीना बंद कर दिया और उसकी ओर देखने लगा। किसी को अपने कमरे में बुलाना और उसे अपना खून पिलाना कोई आम बात नहीं है। एक क्षण तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन जल्द ही उसने नीचे देखा और उसकी ओर सिर हिलाया। ये सही है, आप मेरा खून लेने वाले पहले व्यक्ति हैं, मैथ्यू डिट्रिच। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे सम्मान का हकदार हूं। आप क्या चाहते हैं? नहीं, तुम इसके लायक हो। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए या नहीं चाहिए। अगर मैं तुम्हें अपना खून लेने देता हूं तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मैं तुम्हारा थोड़ा सम्मान और प्रशंसा करता हूं। मैं मूल रूप से तुमसे ईर्ष्या करता था। तुम जिस पद पर हो वह मेरा होना चाहिए, और तुम खूनी पिशाच जनरल बनने के योग्य नहीं हो, और न ही तुम्हारे गले में एक सितारा सजे होने का सम्मान पाने के योग्य हो। मुझे ऐसा ही लगा। फिर भी इस बार तुमने मुझे ये साबित कर दिया। तुमने न केवल मुझे दिखाया कि तुम में उस जगह तक पहुंचने की हिम्मत थी, बल्कि तुमने ये शानदार तरीके से किया। मानसिक स्तर पर मैं तुम्हें हरा नहीं सकती, और शारीरिक स्तर पर तुम अद्भुत हो। इतनी कम शक्ति वाला व्यक्ति अभी भी उन सभी रईसों को गिरफ्तार करने में सक्षम था जिनसे राज्य पीड़ित था, उसने कहा, और थोड़ा सा आह भरी। उसने अपनी नज़रें फेर लीं और खिड़की से बाहर तारों को देखने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुलों के शहर के नेताओं के सामने खड़े होने और उन्हें राज्य का फैसला सुनाने से नहीं डरते। ये सराहनीय है, मैथ्यू डिट्रिच। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फिर उसने एक बार फिर सार्थक की ओर देखा। इसके लिए मैं आपका सम्मान करता हूं और अपनी हार स्वीकार करता हूं। इसके कारण अब आपने मेरा खून पी लिया। हमारे पूर्वजों की शिक्षाओं की तरह मैं भी इसी तरह हार स्वीकार करूंगा। उसके शब्द दृढ़ थे, और यद्यपि वह हृदय से कुछ व्यथित थी, फिर भी वह ऐसी नहीं थी जिसे पता न हो कि उसने कब हार मान ली। उसके जीवन के आदर्श वाक्य में हारते समय हार स्वीकार करना ही ऊंचाइयों तक पहुंचने का पहला कदम था। इसलिए इस बार वह सार्थक को अपने कमरे में इसी कारण से बुलाना चाहती थी। शायद वह केवल अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए ऐसा कर रही थी ताकि वह आगे बढ़ सके। सार्थक उसकी आंखों में ये देख सकता था। उसके अनुभव ने उसे बताया कि वह ईमानदार थी, और यह एक अजीब ईमानदारी थी। उसने अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्हें यह थोड़ा उत्सुकतापूर्ण और दिलचस्प लगा। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और बस अपने गिलास से खून का एक बड़ा घूंट पी लिया। इससे उसके सामने खड़ी महिला को आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर सार्थक ने खाली गिलास मेज पर रख दिया और सिर हिला दिया। उन्होंने जवाब दिया, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप मुझे उस जगह की परंपराओं का पालन करने के लिए बाध्य करेंगे जहां से मैं आया हूं। आपके और आपके द्वारा किए गए कार्य के प्रति सम्मान के रूप में मुझे उपहार को अच्छे तरीके से स्वीकार करना होगा। फिर भी मुझे आश्चर्य है। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था कि तुम थोड़े जिद्दी हो और हार स्वीकार करना पसंद नहीं करते, लेकिन यह उससे बिल्कुल अलग है जो उन्होंने मुझे बताया था। मैं जो कुछ भी जानता हूं वह मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। वह सबसे सम्माननीय महिला है जिन्हें मैंने कभी जाना है। दुर्भाग्य से मैं उनकी तुलना नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मैं प्रयास तो कर सकता हूँ। मेरे पिता परिवारों के बीच के रिश्तों के बारे में थोड़ा अनभिज्ञ हैं, इसलिए वे जो कुछ भी आपको बताते हैं उस पर बहुत अधिक ध्यान न दें। सार्थक ने उसके जवाब पर सिर हिलाया। दोनों ने काफ़ी समय तक बातचीत जारी रखी और किसी तरह वे सही तरीके से घुल मिल गए। वे एक दिलचस्प दोस्त थे जिनकी रुचियां एक जैसी थीं। काफ़ी देर तक बात करने के बाद वह खड़ी हुई और एक संदेशवाहक पक्षी से संदेश पाकर आह भरी। मैथ्यू, मुझे आशा है कि भविष्य में मैं तुमसे मिलूंगी। यदि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करो और मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी, उसने कहा, और सार्थक ने उसकी ओर देखा। क्या कोई ज़रूरी काम है? उसने पूछा, और उसने तुरंत अपनी सेना की वर्दी पहनते हुए सिर हिला दिया। इन दिनों फ्रंटियर में जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा गर्मी है। सेना की जनरल होने के नाते मुझे जाना ही होगा।
आखिरकार मैं आखिरी आज़ाद हूँ, बाकी लोग हाल ही में जो हुआ उसमें बहुत व्यस्त हैं, उसने कहा। आश्चर्यजनक गति से खुद को सुगंधित करने के बाद उसने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और सार्थक की ओर इशारा किया, जो उठ खड़ा हुआ था। शुभकामनाएं, मैथ्यू डिट्रिच। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वह पद पाने की कोशिश नहीं छोड़ूंगा जिसकी तलाश मैं इतने सालों से कर रहा हूं। जब मैं इसे प्राप्त कर लूंगा तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे लड़ने के लिए तैयार होंगे, ताकि देख सकें कि हम में से कौन अधिक शक्तिशाली है। उसके शरीर से पिशाच जैसी शक्ति की गर्जना फूट पड़ी, जो कमरे के हर कोने में जोर से गूंजने लगी। फिर भी उस पिशाच जैसी शक्ति ने सार्थक को प्रभावित नहीं किया। ये केवल उसकी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए था। सार्थक ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और तब तक तुमसे लड़ने में सक्षम होने की कोशिश करूंगा, उसने जवाब दिया। फिर वह मुड़ी और बिना पीछे देखे कमरे के प्रवेश द्वार से बाहर चली गई। वह कोई साधारण महिला नहीं है, वह एक ऐसी प्रभावशाली महिला है जो उसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति में भय पैदा कर सकती है। उसकी आभा उसके समान शक्ति स्तर के कई पुरुषों की तुलना में अधिक खुरदरी और मोटी है। उसके जैसी महिला जिसने अपने परिवार की सहायता के बिना प्रयास से अपना दर्जा अर्जित किया, सराहनीय है और सार्थक की नज़रों में आने लायक है। अपनी कम उम्र में रीगन कूपर से ज़्यादा ताकतवर होना दिखाता है कि वह एक ऐसी महिला है जिसने खुद को युद्ध में ढाला है। उसके अंदर जो दृढ़ता है वह इसलिए है क्योंकि उसने इसे लंबे समय तक ढाला है। तस्क, क्या कमाल की महिला है, उसने सोचा, यहाँ तक कि अपने दिल में उसकी थोड़ी प्रशंसा भी की। वह उसे कुछ कुछ अपनी पत्नी चार्लोट की याद दिलाती थी। ऐसा लगता है कि तलवारबाज हमेशा खुद को ही ढाल लेते हैं, सार्थक ने सोचा और कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में लौट आया। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गया। राजा ने उसे अभिषेक समारोह के लिए तैयार करने के लिए कई स्टाइलिस्ट भेजे। फिर भी सुबह के समय महल में प्रभावशाली लोगों की काफ़ी भीड़ थी, जो अलग अलग समाचार लेकर इधर उधर घूम रहे थे। ये सब अच्छी खबर नहीं थी। इन दिनों सीमा पर स्थिति से जो समाचार आ रहे थे उनसे पता चलता था कि सब कुछ बिगड़ रहा है, तथा युद्ध उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक भयंकर लग रहा था। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो इसला को भी सेना में भर्ती होने का खतरा था। फिर भी सार्थक जल्द ही एक विशेष प्रांगण में इकट्ठा हुए जहां कई उच्च स्तरीय लोग मौजूद थे। रीगन कूपर और विभिन्न सरकारी मंत्री, ड्यूक और मार्क्विस उपस्थित थे। उच्च पद के पुरुष और महिलाएं दोनों ही नए खूनी पिशाच जनरल का अभिषेक करने के लिए राजा के साथ खड़े थे। इसके अलावा दाऊद अकेला राजा नहीं था। वहां 5 राज्यों के राजाओं में से एक तथा कुछ अन्य राजा भी थे। हालांकि उनमें से कई को पता नहीं था कि वह कौन था। इन दिनों कई लोगों तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि दुनिया के सामने एक नए खूनी पिशाच जनरल की घोषणा हो चुकी है, इसलिए जैसे ही मौका मिला कई लोग यहां आ पहुंचे। अन्य राज्यों से उच्च पदस्थ लोगों को भेजा गया था, लेकिन संभवतः उनमें कुछ खूनी पिशाच जनरल भी शामिल थे। यह एक साधारण अभिषेक था, लेकिन इसका संबंध विश्व की शक्ति संरचना से था। वे विश्व में एक नई शक्ति स्थापित कर रहे थे जो शीघ्र ही सत्ता संरचना को हिला सकती थी। इसके अलावा ये तथ्य कि उनकी घोषणा के समय उन्हें एक स्टार मिला, ये दर्शाता है कि उन्होंने महान कार्य किए हैं। वह कितना शक्तिशाली था, वह कितना युवा था, उसकी पहचान क्या है। वर्तमान खूनी पिशाच जनरलों में से अधिकांश धनी परिवारों से आते हैं, लेकिन वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने महान पदों को प्राप्त करने के लिए अपने दम पर प्रयास किया है। क्या वह ड्यूक या मार्क्विस के परिवार से संबंधित था? शायद वह कुलीनता के बिना एक अमीर आदमी था। दूसरा मामला यह है कि वह एक वारिस का शक्तिशाली अधीनस्थ था। इस राज्य में वारिसों को देखते हुए उनकी नज़र मर्फी के वारिसों और एलन के सबसे बड़े बेटे पर थी। इस बार उनमें से किसे रैंक मिली? फिर भी कई अन्य लोगों ने स्पष्ट इरादे से राजा को बधाई दी। उन्होंने सोचा कि यह उनकी बेटी है जिसने ये पद प्राप्त किया है। आखिर राज्य के सबसे युवा आर्मी जनरल के अलावा राज्य में और कौन इस पद का हकदार था? फिर भी राजा रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और ज्यादा कुछ नहीं बोले। जल्द ही अभिषेक का समय आ गया और द्वार खुल गए। चौक के मध्य भाग से लेकर एक विशाल द्वार तक एक विशाल लाल कालीन बिछाया गया था, जिसके माध्यम से खूनी पिशाच जनरल बाहर निकलेगा। चौक के चारों ओर की सजावट लाल और सुनहरे रंग की थी, जबकि झूमर सुनहरे और सफ़ेद रंग से जगमगा रहे थे। ये सेटिंग हल्के रहस्य और खूनी लड़ाई का एहसास देने के लिए तैयार की गई थी। सजावट का लाल रंग खून जैसा लग रहा था और हर जगह था। यहाँ तक कि कालीन का लाल रंग भी सजावट के समान ही था। कालीन के प्रत्येक ओर हल्की सुनहरी रोशनियां इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थीं। जल्द ही आसपास तुरही की आवाज़ सुनाई दी और सभी लोग चुप हो गए। तुरही की आवाज़ विशाल राजधानी शहर के हर कोने तक फैल गई, इसलिए शहर के हर कोने में सेना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले सभी लोगों ने सलामी दी और महल की ओर मुंह करके उसी स्थिति में खड़े हो गए। यह एक महान व्यक्ति के जन्म के प्रति सम्मान का प्रतीक था।
तुरही की ध्वनि गूंज उठी, साथ ही ढोल भी बजने लगे, लेकिन कुछ क्षण बाद सब कुछ सामान्य हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति विशाल खुले दरवाजे से बाहर निकला। आज सार्थक ने खूनी पिशाच जनरल की पोशाक पहनी हुई थी, जो उसे पहले भी दी गई थी, लेकिन इसे कुछ सुनहरे रंग की चेन और अन्य आभूषणों से और भी बेहतर तरीके से सजाया गया था, जो महानता का प्रतीक थे। वह उस विशाल लाल कालीन पर ऐसे चले जैसे ये सामान्य बात हो, अपनी विशिष्ट शान शौकत बनाए रखते हुए, जबकि पूरे चौक में ध्वनि का बोलबाला था। अगल बगल बहुत से लोग बैठे हुए उसे घूर रहे थे। ये तथ्य कि वह इतना छोटा था उन्हें बहुत स्तब्ध कर गया, और वे ये भी नहीं समझ पाए कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। जब तक सार्थक डेविड लुईस और राज्य के अन्य लोगों के सामने नहीं आया, तब तक उनमें से कई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या नया जनरल बहुत युवा नहीं है? वे इतने युवा को खूनी पिशाच जनरल कैसे बना सकते हैं? क्या राजा पागल हो गया है? भीड़ में से एक व्यक्ति ने धीरे से पूछा। यह अनेक फुसफुसाहटों में से पहली थी, जब तक स्थिति कानाफूसी तक सीमित नहीं हो गई और वे सचमुच बातचीत करने लगे। राजा ने उन्हें घूरते हुए कहा, चुप रहो। उसने ठंडे स्वर में कहा, जिससे सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया। राजा ने फिर सार्थक की ओर देखा और सिर हिलाकर उसे स्वीकृति दी। मैंने, डेविड लुईस ने, हाल ही में जो खूनी शपथ ली थी, उसे पूरा करने के लिए मैं आज मैथ्यू डिट्रिच को खूनी पिशाच जनरलों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित करूंगा। उन्होंने कहा, सीमा पर स्थिति ऐसी है कि अभिषेक का समय छोटा होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी स्थिति को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। उसने अपने बगल में बैठे एक उच्च पदस्थ व्यक्ति की ओर देखा। इस व्यक्ति ने आगे बढ़कर राजा के हाथों में लाल और सोने से सजी एक लंबी तलवार थमा दी। यह एक घुमावदार तलवार थी और केवल एक तरफ से धारदार थी, पृथ्वी की जापानी कटाना की तरह। राजा ने तलवार पकड़ ली और दूसरी तरफ एक आदमी आगे बढ़ा और खून की धार ऊपर की तरफ उछाल दी। राजा ने तुरंत तलवार निकाली और खून की धार पर वार किया। तलवार खून से लाल हो गई थी और बचा हुआ खून सार्थक पर गिर गया। राजा ने तलवार को जमीन में घुसा दिया और अचानक एक बड़ी सी किताब आसमान में तैरती हुई प्रकट हुई। ये किताब राजा के हाथों की ओर उतरने लगी और उसने चिल्लाकर कहा, डार्क किंगडम के राजा डेविड लुईस के शाही आदेश से मैं आज मैथ्यू डिट्रिच को एक स्टार ब्लडी वैम्पायर जनरल के रूप में प्रतिष्ठित करूंगा। ये पद अपरिवर्तनीय है जब तक कि घोषित व्यक्ति वैम्पायर रेस के खिलाफ कोई अपराध नहीं करता। उनके शब्द पूरे चौक में गूंज उठे और उन्होंने रिकॉर्ड बुक अपने हाथ में ले ली। अब से मैथ्यू डिट्रिच का नाम इस पुस्तक में लिखा जाएगा। तुरंत ही डेविड लुईस ने अपने पास खड़े व्यक्ति से एक कलम ली और उसमें खूनी स्याही भरकर यह नाम लिखने के लिए तैयार हो गया। फिर भी कुछ उच्च पदस्थ लोग इससे सहमत नहीं थे, इतना अधिक कि उस समय बहुत से लोग खड़े हो गए। राजा डेविड लुईस, एक मिनट रुको। सबसे पहले बोलने वाला एक आदमी था जिसकी आवाज़ बहुत मोटी थी। उसने तुरंत अपने काले कपड़े उतार दिए, जिससे पता चला कि वह खूनी पिशाच जनरल की तरह दिख रहा था। इसके बाद राजा उसे घूरकर देखने लगा। जनरल, कृपया बोलें, दाविद ने उत्तर दिया। मैं इसका विरोध करता हूँ। इसका कोई मतलब नहीं है। खूनी वैम्पायर जनरलों को युवा पीढ़ी से चुना जाता है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हमेशा युवा पीढ़ी ही होती है जिसके पास 10,000 से ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं और जिसने वैम्पायर जाति के लिए कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं। एक छोटा छात्र क्या कर सकता है? वैम्पायर अकादमी में मेरे संबंध हैं और मुझे यकीन है कि वह फर्स्ट अकादमी से संबंधित नहीं है। ये कैसे संभव है कि उसे इतने ऊंचे पद पर पदोन्नत किया जाए? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यदि आप उसे खूनी पिशाच जनरल के पद पर पदोन्नत करते हैं, तो न केवल आपका नाम खराब होगा, बल्कि उन सभी लोगों का नाम भी खराब होगा जो मिस लुईस की तरह इस पद को पाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ को बहुत अधिक ऊंचा किए बिना और डेविड लुईस का अनादर किए बिना दृढ़ता और कोमलता से बात की। और जब उन्होंने अपनी बेटी का विषय उठाया तो डेविड लुईस को नाराजगी हुई। लेकिन उनके पीछे कई लोग अपनी राय व्यक्त करने के लिए खड़े हो गए। मैं जनरल से सहमत हूँ। कई वृद्ध लोगों और कुछ युवाओं की आवाज़ें। उनमें एक युवक भी था जिसने पिछले वाले की तरह अपनी पहचान बताने के लिए अपनी पीठ से काला लबादा उतार दिया। वह कोई खूनी पिशाच जनरल नहीं था, लेकिन उसका दर्जा ऊंचा था। अभी जो कपड़े उसने पहने थे वे राज्य की वर्दी थे। वह सेना का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, वह सिंहासन के उत्तराधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता था। वह के राज्य में एक सम्मानित और मान्यता प्राप्त व्यक्ति थे। उसने राजा को घूर कर देखा। राजा दाविद, मैं आपका सम्मान करता हूं और मुझे सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने का अवसर देने के लिए आपका आभारी हूं। लेकिन इस बार मुझे आपका विरोध करना होगा। मिस लुईस को अब उस पद पर होना चाहिए। ये कि आप उसकी उपलब्धियों को अनदेखा करके उस जैसे छात्र को वह पद दे रहे हैं, ये हम जैसे लोगों का मजाक है जो जीवन में महान चीज़ें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं असहमत हूँ। उसकी आवाज़ पूरे इलाके में गूंज उठी। एक बार फिर उसने राजा की बेटी को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया ताकि डेविड लुईस ऐसा करने से रुक जाए।
डेविड लुईस एक क्षण तक उसे देखता रहा। आप लोगों को क्या आपत्ति है? हे, ठीक है, उन्होंने कहा और एक निमंत्रण पत्र निकाला। ये पत्र उन्होंने वहां उपस्थित विभिन्न अधिकारियों को भेजा था, जिनमें से कुछ लोग उन लोगों को भी साथ लेकर आए थे जो अब शिकायत कर रहे थे। फिर उन्होंने उसे ऊंची आवाज में पढ़ा और वहां उपस्थित सभी लोगों को सुना दिया। उन्होंने इस पत्र को पढ़ते और लिखते समय स्पष्ट रूप से सोचा था, क्योंकि उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि आज कुछ ऐसा ही घटित होगा। इसलिए जब उसने पत्र पढ़ना समाप्त किया तो सभी को आश्चर्य हुआ कि वह क्या योजना बना रहा था, और वह उनकी ओर देखने लगा। क्या तुमने पत्र ठीक से पढ़ा? इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि तुम्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैंने ये सम्मान के कारण किया, न कि इसलिए कि तुम आकर शिकायत करो और कहो कि तुम इसके खिलाफ हो। ये हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। तुम्हें विरोध करने की हिम्मत कहाँ से मिली? और मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आप एक खूनी पिशाच जनरल, ड्यूक या मार्क्विस, राज्य के उच्च कमांडर या अमीर आदमी हैं। आपको आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको इसका गवाह बनने के लिए आमंत्रित किया गया है, इसका विरोध करने के लिए नहीं। मुझे उम्मीद है कि मेरे शब्द स्पष्ट हैं। यदि वे स्पष्ट नहीं हैं तो मुझे एक बार फिर से समझाने दें। राजा ने उन सभी लोगों की ओर देखा जिन्होंने शिकायत की थी और फिर से बोले, तुम में से कोई भी शिकायत करने लायक नहीं है। एक खूनी पिशाच जनरल जिसने भक्षकों को मारकर और एक अद्भुत क्षमता का निर्माण करके अपना पद अर्जित किया है जिसे अन्य पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सकता है। मैं इसके लिए आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैथ्यू डिट्रिच ने भी आपसे कम नहीं किया है। बहुत कमज़ोर होने के कारण वह कई उच्च स्तरीय भक्षकों की हत्या करने में सफल रहा, राज्य को शक्तिशाली गद्दारों को पकड़ने में मदद की, और यहाँ तक कि उस संगठन के मुख्यालयों में से एक को नष्ट करने में भी सक्षम था जो अब जिमरमैन साम्राज्य में परेशानी पैदा कर रहा है। क्या आप में से कोई भी उसके सामने खड़े होने के योग्य है? आप एक ड्यूक जो अपने पिता द्वारा प्राप्त महानता पर जीता है, या आप एक आर्मी जनरल जो कब्र में एक पैर के साथ है? हम अपनी सीटों पर वापस जाओ। आप योग्य नहीं हैं। डेविड लुईस हमेशा से ही सीधे साधे रहे हैं और चीज़ों को वैसे ही बताते हैं जैसे वे हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा लगता है कि वे पूरी तरह से बल पर निर्भर हैं, लेकिन वे उच्च पदों पर बैठे लोगों की भी जांच करते हैं ताकि उन्हें पता हो कि अगर कुछ हो जाए तो क्या करना है। उन्होंने यह बात ग्रे एलन से सीखी है, इसलिए जब भी ऐसी बैठकें होती हैं तो वे सावधान रहते हैं। तो वह पहले से ही तैयार था। उनके शब्दों से उनमें से कईयों के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन खूनी पिशाच जनरल तैयार नहीं था। भले ही आप कहें कि मैं योग्य नहीं हूं, मिस लुईस भी योग्य नहीं है। उन्हें अभी उस स्थान पर होना चाहिए। हम सभी ने देखा कि आपकी बेटी होने के नाते उन्होंने कितनी मेहनत की है। आप उन्हें इस तरह से कैसे अनदेखा कर सकते हैं? वह यहाँ भी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि आपने उन्हें लड़ने के लिए सीमा पर भेजा है। क्या आप वास्तव में इस बात को अनदेखा करने जा रहे हैं कि महान ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश करने वाले लोगों ने उनके जैसे छोटे व्यक्ति के लिए क्या किया है? उसने उग्रता से उत्तर दिया। दुनिया के सबसे ऊंचे दर्जे के लोगों में से एक होने और इतने युवा होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से राजा की बेटी को जानता है, और उन्होंने एक साथ मिशन भी किए हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि वह इस बार उसके पक्ष में खड़ा होने वाला था। इसी तरह वह जानता है कि उसकी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चूंकि आप मेरी बेटी के विषय को उठाना चाहते हैं, इसलिए मुझे आपको इस मामले में अपनी बेटी का निर्णय दिखाना होगा। राजा ने ठंडे स्वर में कहा और एक शाही पत्र निकाला। इस पर राजसी मुहर लगी थी, विशेष रूप से राज्य की राजकुमारी की मुहर। फिर उसने उसे खोला और उसकी सामग्री पढ़ी, जो ज़्यादा नहीं थी। मैं, एम्मा लुईस, मैथ्यू डिट्रिच से बात करने के बाद सीमा के लिए रवाना हो रही हूँ। मुझे उन सभी लोगों को एक बात स्पष्ट कर देनी चाहिए जो उनके अभिषेक का विरोध करेंगे। वे योग्य हैं। मैं वह नहीं करती जो उन्होंने किया, नहीं मैं वह कर पाती जो उन्होंने किया। इसलिए भले ही वे मुझसे कमज़ोर हों, मैं उन्हें योग्य मानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई और इस बारे में कुछ कह सकता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि उनका अभिषेक सही तरीके से किया जाएगा। मैं इस लेख को अपनी स्वीकृति के साथ छोड़ रहा हूँ। ये रॉयल्टी टोकन मेरा है। अब मैं इसे किसी को भी दे दूंगा ताकि कोई भी उसे इस उपाधि के योग्य व्यक्ति के रूप में पहचान सके। ईमानदारी से कहूँ तो मैं अभी इस काम के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना सपना पूरा करने से पीछे नहीं हटूंगा। जनरल ब्लडी वैम्पायर का आखिरी टोकन मेरा है। स्क्रॉल में यही कहा गया था। इसके साथ ही रॉयल्टी टोकन स्क्रॉल से डेविड लुईस के हाथों में गिर गया। उन्होंने और कुछ कहने की भी जहमत नहीं उठाई। मेरा निर्णय सही था या गलत, यह आप में से किसी को कहने या निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए एक दर्शक अतिथि के रूप में अपनी भूमिका निभाएं और मेरा समय बर्बाद करना बंद करें। फिर उन्होंने टोकन के साथ स्क्रॉल सार्थक को सौंप दिया। यहाँ तक कि सार्थक ने भी इस आकर्षक महिला से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। नाम से तो वह चिकनी और सुंदर है, लेकिन स्वभाव से वह कठोर और निर्णायक है। इस बार उसने ठीक वैसा ही कदम उठाया जैसा कि उसका स्वभाव संकेत करता था।
वह सचमुच एक महान महिला है, सार्थक ने सोचा। खूनी पिशाच जनरल, जिसे इस बार मूर्ख बनाया गया था, या कम से कम उसने इसे इसी तरह देखा था, ये सुनकर क्रोध से कांप उठा। ठीक है, मैं इस संबंध में और कुछ नहीं कह सकता। यदि उसने हार मानने का निर्णय लिया है तो मुझे इसे स्वीकार करना होगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता, उन्होंने कहा और अपनी जगह से उठकर कालीन पर खड़े हो गए। राजा ने जैसे ही ये देखा, चिल्लाया, बहुत दुस्साहपूर्ण। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पवित्र कालीन पर खड़े होने की, उस समय जो तुम्हारा नहीं है? क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो? एक तरफ से दूसरी तरफ कई चीखें गूंजीं, लेकिन कुछ लोग उनके पक्ष में खड़े थे। उनमें से उपस्थित राजा ने अंततः बताया कि वह ये देखना चाहता था। डेविड, युवा लोगों की समस्याओं से दूर रहो। हमने तुम्हें कई बार कहा है, फिर भी तुम ऐसा क्यों करते रहते हो? उसने कहा, जिससे डेविड उसकी ओर क्रोधित हो गया। खूनी पिशाच जनरल ने जब देखा कि यह व्यक्ति उसका पक्ष ले रहा है तो वह मुस्कुराया और सार्थक को घूरने लगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो तो मुझसे क्यों नहीं लड़ते? जब से मुझे खूनी पिशाच जनरल के रूप में चुना गया था, मैंने कहा था कि मैं सभी आगामी अभिषेकों में भाग लूंगा, और अगर कोई इसके लायक नहीं हुआ तो मैं उसे सार्थक से बाहर कर दूंगा। तुम इसके लायक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें लात मारने और दुनिया को ये साबित करने के लिए यहाँ आया हूँ। सार्थक ने उसकी ओर देखा। मुझे लगता है, अहंकारी होने के अलावा तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा खराब हो गया है। उसने थोड़ी सी उपेक्षा के साथ उत्तर दिया। फिर भी उनके शब्दों में वास्तविकता थी। हालांकि उसके सामने वाले व्यक्ति को इसकी भनक तक नहीं लगी।